हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आज के इस सेशन में। हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स बूस्टर पे आप लोगों को निरंतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से सामग्री दी जा रही है। इसी क्रम में आज फिर से हम लोग अपने ज्योग्राफी के एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और बहुत अति महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये किसी न किसी उच्च स्तरीय परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। और इस तरह के प्रश्न आपको प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं दिखाई अवश्य पड़ेंगे। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक, आप लोग यहाँ पर पूरे तरीके से फोकस कीजिए और क्वेश्चन को समझना है, उसके एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान देना है और अपने नोटबुक में आप इसे जरूर नोट कीजिएगा। तो आइए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इको मार्क, अक्सर इको मार्क की चर्चा होती है। तो ये इको मार्क किसका जो प्रतीक है वो किससे संबंधित है, ठीक है। इको मार्क का जो प्रतीक है वो किससे संबंधित होता है, तो ये जो बात है इसको आप देखिएगा, ये प्रश्न कई परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक। तो आपके विकल्प क्या है? सर्वोच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, या निर्यातित सामग्री से, या आयातित सामग्री से। तो इसका जो सही उत्तर है क्या होगा? पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्रियों के लिए हम इको मार्क का प्रयोग करते हैं। इसको आपको समझना बहुत ही आसान है। इको का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट से ही संबंधित है इको, ठीक है। तो जो पदार्थ पर्यावरण में आसानी से विघटित हो जाए, ठीक है, और किसी भी तरीके का नुकसानदायक प्रोडक्ट नहीं बनाता है, ठीक है, उन सभी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण के लिए सुरक्षित पदार्थ। और उन इस तरह के पदार्थ के लिए, ठीक है, इस तरह के सामग्रियों के पे इको मार्क लगा दिया जाता है। तो इको मार्क किसी भी वस्तु पे अगर लगा हो तो आज के बाद आप क्या समझेंगे कि वह वस्तु क्या है? पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, राइट। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। ये प्रश्न जो दिख रहा है ये भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। और क्या होता है कि इस प्रश्न को कई तरीके से पूछा जाता है। जैसे ये पूछ देता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी का मतलब होता है केंद्रीय भूमिका निभाने वाला एजेंसी। ऐसा एजेंसी जो किसी बहुत बड़े विभाग, ठीक है, किसी बहुत बड़े विभाग के बीच में है, इसको बोलते हैं नोडल, केंद्र में है। और इसके द्वारा क्या है? इसके पूरे कार्यभार को देखा जा रहा है, समेकित रूप से देखा जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नोडल एजेंसी गृह मंत्रालय होता है, ठीक है। गृह मंत्रालय के द्वारा पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों को देखा जाता है। तो इस तरीके से करके एक प्रश्न पूछा है, मैंने सिंपल लिख दिया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, पदेन अध्यक्ष, ठीक। पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पहला है प्रधानमंत्री जी होते हैं, बी है गृह मंत्री जी, सी रक्षा मंत्री, या डी परिवार एवं कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो इनमें कौन होता है? तो आपको कंफ्यूजन होना चाहिए केवल इन दोनों के अंदर, अगर कंफ्यूज है तो, ठीक। लेकिन इसका सही जवाब है ए, प्रधानमंत्री। देखिए इसका नोडल एजेंसी गृह मंत्रालय होता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये इसका क्या है? नोडल एजेंसी है। गृह मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है, मतलब इनके द्वारा ही सारे कार्यों को किया जाता है। लेकिन इसके पदेन अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा ये बात को, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन हुआ है, राइट, ठीक है फ्रेंड। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह अंडमान एवं निकोबार समूह में निवास नहीं करता है, मतलब द्वीपीय समूह में, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार, यहाँ पे द्वीप लिख सकते हैं, द्वीप या द्वीपीय समूह में नहीं निवास करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है हालचू, रेंगमा, ओंज और सोमपेन। तो ये सवाल एक तरह से है बहुत ही आसान अगर आपको पता है तो, ठीक है। जैसे कि ये बहुत लोगों को ओंज और सोमपेन के बारे में पता होता है, ठीक है।
लेकिन हालचू और रेंगमा में ही कंफ्यूजन है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, रेंगमा। रेंगमा एक ऐसी जनजाति है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप में प्राप्त नहीं होती। कहां प्राप्त होती है? तो भारत के पूर्वोत्तर में, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये जनजाति प्राप्त होती है। भारत के पूर्वी राज्यों में ये जनजाति का निवास स्थान है। अगर आप लोग मैप के थ्रू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ अंडमान निकोबार, ठीक है, द्वीप समूह यहाँ पर स्थित है। इस तरीके से इस द्वीप समूह पे जनजातियों का काफी समूहीकृत देखा जाता है और ये भारत के सबसे पुराने जनजातियों में से एक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सोमपेन, ओंज, जारवा, ठीक है, जैसे कि जारवा, ओंज, सोमपेन, ठीक है, इस तरह के जनजातियों का यहाँ पर समूहन है, देखा जाता है। लेकिन भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, ठीक है, जब हम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को देखते हैं इधर से इस तरीके से, तो ये वाला जो क्षेत्र है पूरा पूर्वी क्षेत्र है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे जनजाति प्रधान क्षेत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना रेंगमा, देखिए कुछ यहाँ पे प्राप्त होने वाली एक जनजाति है रेंगमा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, बिल्कुल बेमेल है, अलग है, तो आपका उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कौन सी नदी हिमालय पार की नदी है? ट्रांस हिमालयन क्या है, नदी है? ऑप्शन है झेलम, बी है सतलज, और सी है गंगा, या डी है रावी। तो देखिए हिमालय पार की नदियों का मतलब होता है ऐसी नदी जो कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले की है, हिमालय पार की नदी। इसका दो अर्थ निकलता है, जो हिमालय के पार से बहती हुई आती है। ठीक है, और एक ये मतलब है कि हिमालय के जब पार से वो नदी भारत में आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वह नदी हिमालय पर्वत को काट करके प्रवेश कर रही है, तभी तो हिमालय पार की नदी होगी वो। ठीक है, तो इस रूप में देखें तो गंगा, रावी, ठीक है, झेलम, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सही क्या होगा, बी सतलज। क्यों होगा? क्योंकि सतलज ही मात्र वह नदी है, एकमात्र नदी है सतलज, जो कि जिसकी उत्पत्ति अगर हम देखें, ठीक है, यदि हम इस नदी की उत्पत्ति यदि हम देखें तो मैं अभी आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा आप यहाँ पर इसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो सतलज नदी जो है उसकी उत्पत्ति राकस ताल से होती है, जो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ स्थित है, और देखिए यहाँ से क्या है, हिमालय की जो श्रेणियां हैं, ठीक है, वो इस तरीके से फैली हुई है। और ये नदी क्या है, ये नदी क्या है कि यहाँ राकस ताल से निकलती है, और राकस ताल से निकलती हुई ऐसे बहती हुई आती है। देखिए इस तरीके से ये नदी बह रही है। ठीक है, तो ये नदी क्या है, एक तो हिमालय पार की नदी है, निकल रही है बिल्कुल ही यहाँ से राकस ताल से, तिब्बत के पास से निकल रही है, और यही एकमात्र भारत की नदी है जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को काटती हुई, गॉर्ज बनाती हुई, एक गहरी खाई बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, सिपकिल्ला दर्रा से ये भारत में घुसती है। तो इस तरीके से देखें तो ये सही जवाब क्या है, सतलज। ये क्या कैसी नदी है, हिमालय की उत्पत्ति से पहले से पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है ये। तो पूर्ववर्ती नदी हिमालय से उत्पत्ति के पहले से ही प्रवाहित हो रही है, और जैसे जैसे हिमालय का उत्थान होता गया ये नदी काटती चली गई, काटते 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 एक गहरी खाई बना ली है। तो इसलिए सही जवाब क्या है आपका, सतलज। समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ये देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी। अब आइए इस तरीके से ये सवाल हो गया। अब देखिए इसके विकल्प क्या है, ए हिमाद्री, बी अरावली, सी पश्चिमी घाट, या डी विंध्याचल श्रेणी। तो यदि आपने थोड़ा भी ज्योग्राफी को अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाकर अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो आपको पता होगा कि
जब, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का हम अध्ययन करते हैं तो वहां से चीजों को लिंक करके हम देखते हैं कि गोंडवाना लैंड का ही एक टुकड़ा था हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और हमारा प्यारा भारत जो था गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा था, इस तरीके से ये भारत था। और यहाँ अरावली पर्वत तो पहले से बनी हुई थी, ठीक है, अरावली पर्वत का निर्माण तो पहले ही हो चुका था, ठीक। तो ये तो जवाब आपका होगा ही नहीं। और यहाँ यूरेशियन प्लेट पहले से था और बीच में टेथिस सागर था, यही तो कहानी है। और यही प्लेट जब धीरे धीरे क्या हुई, आगे बढ़ती चली गई, आगे बढ़ती चली गई, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक क्या हुआ, दबाव बल कार्य किया, और इस दबाव बल की वजह से ही यहाँ हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। यही है हिमालय की उत्पत्ति की कहानी। और तीर्थर सुलेमान से लेकर के जितने भी आपको दिख रहे हैं रेंजेस, पर्वत, ये सब इसी के ही परिणाम है, ठीक है। और तो इसके वजह से निर्मित हुई है। तो इसलिए सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी क्या है, हिमाद्री, ठीक है, क्योंकि सबसे बाद में तो इसी का निर्माण हुआ है। क्योंकि पहले से तो मैंने बता ही दिया कि अरावली पहले से थी, स्थित थी, और जब ये आगे बढ़ी तो आगे बढ़ते समय, ठीक है, ये टक्कर के से पहले ये क्या हुआ कि ये जैसे जैसे प्रायद्वीपीय भारत आगे बढ़ी है तो आगे जाने के बाद ये थोड़ा झुक गई, थोड़ा सा झुक गई प्लेट ऐसे, तो प्लेट झुक गई तो इधर का हिस्सा ऊपर कगार की तरफ खड़ा हो गया, तो इससे पश्चिमी घाट बन गया। तो पश्चिमी घाट का भी निर्माण हिमालय से पहले तो हो ही चुका है, दिख रहा है आपको। तो दोनों का तो हम निर्माण कर दिए। विंध्याचल क्या है, विंध्याचल पर्वत भी देखिए क्या था कि जैसे जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत आगे बढ़ रहा था, समुद्र में ये क्या था, समुद्र में ये डूबा हुआ हिस्सा था, ठीक है, डूबा हुआ हिस्सा था। और ये डूबने की वजह से उस पर समुद्री मलबा, समुद्री अवसाद का जमाव हो गया। आपको पता होगा कंटिनेंटल शेल्फ समुद्री विज्ञान में कभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इस पे मलबा का जमाव हो गया, और उसी मलबा का जमाव ही विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जिसपे थोड़ा बहुत मोड़ पड़ गया है, और एक ये ढेर है मलबा का। तो इसीलिए देखिएगा चूना प्रधान क्षेत्र ये प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये तीनों ही श्रेणी का निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ था, इसीलिए हिमाद्री आपका सही जवाब है। तो इतने एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इसलिए आपको यहाँ पर दे रहा हूँ मटेरियल, ताकि आप जो है चीजों को भूले ना, है ना, क्योंकि आदमी रटता है तो भूलता है। यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया कि ये तीनों कैसे पहले के श्रेणी है और ये कैसे सबसे बाद में बना है, ठीक है। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कौन असुमेलित जोड़ी है, मतलब कि कौन सा ऐसा जोड़ी इसमें है खनिज और उत्खनन शहर के हिसाब से जो कि मैच नहीं करता है, ठीक है, मिसमैच है, गलत है, उसको चुनना है, ठीक। एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक से अधिक ही होंगे। आइए देखिए, पहला है खनिज, तो खनिज में दिया है तांबा, उसके सामने शहर दिया है चित्रदुर्ग, और दूसरा है लौह अयस्क, शहर दिया है बेल्लारी, और फिर थ्री दिया है मैग्नीज, ये दिया है भीलवाड़ा, और 4 दिया है बॉक्साइट, ये है कटनी। तो आपको इसमें से सही जवाब चुनना है, ठीक है। तो सही जवाब ये चुनना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो देखिए तांबा चित्रदुर्ग जो जगह है, चित्रदुर्ग लोहे के लिए ही विख्यात है, क्योंकि कर्नाटक में लोहा प्राप्त होता है। ये बात मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए, तभी ये सवाल बनेगा, ठीक है। कर्नाटक में जो भी महत्वपूर्ण शहर है, बड़े क्षेत्र हैं, उत्खनन प्रदेश है, वहां पर जो प्राप्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण खनिज है वो क्या है, लौह अयस्क। तो इसलिए पहला तांबा जो है वो सबसे अधिक मात्रा में इंपॉर्टेंट जो खनन क्षेत्र है वो है राजस्थान में, राजस्थान के खेतड़ी में ये प्राप्त होता है, ठीक है, अरावली रेंज के पास में। तो आपका जो ये पहला ही जो दिया हुआ है आपका जो स्टेटमेंट वो गलत है। सेकंड लौह अयस्क बेल्लारी, ये बिल्कुल सही है। बेल्लारी भी कर्नाटक में स्थित एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उत्खनन क्षेत्र है, माइनिंग एरिया है, माइनिंग सिटी है, यहाँ पे लौह अयस्क मिलता है, एकदम बिल्कुल सही है। मैग्नीज भीलवाड़ा, देखिए मैग्नीज जो है ऐसा एक धातु है जो कि उड़ीसा में सबसे अधिक प्राप्त होता है हमारे यहाँ, ठीक है। देखिए बात यहाँ पे थोड़ा बहुत मिलने पे उस ऑप्शन पे आपको नहीं जाना है। जब कोई भी प्रश्न इस तरह से बने कि मैग्नीज भीलवाड़ा, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर वही इसका सही जोड़ी होगा जहां पर ये प्रोमिनेंट मात्रा में मिलता हो, बहुत अधिक मात्रा में मिल रहा हो, ह्यूज मात्रा में मिल रहा हो। तो बड़े मात्रा में जब मिलेगा तो वही, अगर कोई ये कह दे कि नहीं भीलवाड़ा में है, थोड़ा सा वहां मिलता है माइनिंग, तो सही बिल्कुल नहीं होगा वो जवाब। आपको भारत के सबसे हॉट स्पॉट एरिया, जो सबसे बड़े एरिया को चुनना है जहां पर मैग्नीज मिलता है। तो आपको पता होगा
कि मैग्नीज जो है वो उड़ीसा का एक सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। ठीक है, तो इसलिए 3 भी क्या है, सही नहीं है। और बॉक्साइट कटनी बिल्कुल सही है ये। ठीक है, क्योंकि आप ये बिल्कुल सही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या गलत क्या हो गया, 1 और 3, इसका मतलब कि जवाब आपका सी हो जाएगा, 1 और 3। हम लोग खनिज पे एक सेशन रखेंगे, ठीक है, एक क्लास खनिज पे हम लोग रखेंगे, क्योंकि विस्तृत रूप से उसमें आप लोग को काफी चीजें मैं कराऊंगा। ठीक, अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7, कश्मीर घाटी स्थित है। तो देखिए कश्मीर घाटी जो है, कश्मीर घाटी क्या है, मतलब अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर, कांगड़ा एवं धौलाधर श्रेणी के मध्य में, पहला। दूसरा है पीर पंजाल और हिमाद्री के मध्य में। और सी नंबर है महाभारत एवं धौलाधर श्रेणी के मध्य में। और डी है पीर पंजाल और महाभारत श्रेणी के मध्य। तो देखिए आपको ये पता हो या ना हो, लेकिन आपको आज बिल्कुल अपने आप को क्लियर कर लेना है कि जो कश्मीर घाटी है वो पीर पंजाल रेंज, ठीक है, और हिमाद्री श्रेणी के मध्य है। ठीक है, होता क्या है कि ये जो महान हिमालय है, ठीक है, ये महान हिमालय है, ये काफी विस्तृत श्रेणी है। ठीक है, महान हिमालय काफी विस्तृत श्रेणी है, इसका निर्माण सबसे पहले हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ है कि चरणबद्ध रूप से हिमालय के 3 श्रेणियों का निर्माण होता है, ये आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा। तो पहला श्रेणी है हिमाद्री, महान हिमालय, और फिर क्या हुआ है कि लघु हिमालय का निर्माण हुआ है, या फिर महाभारत श्रेणी का निर्माण, मतलब कई तरह के नामों से जानते हैं। तो मध्य हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो मध्य हिमालय जो है वो विच्छिन्न है, मतलब कि वो एक तरह से पूरी तरीके से नहीं फैला हुआ है, ये कई श्रेणियों में ऐसे विभाजित है। देखिए, ठीक है, अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, इस तरीके से नेपाल में इसको महाभारत श्रेणी कहते हैं, तो कहीं, तो इस तरीके से हम लोग इसको देखे हुए हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, एजुकेटर बूस्टर के चैनल पे पूरा हिमालय का निर्माण हम लोग ने डिटेल में देखा है। तो देखिए इस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ है। ये मध्य हिमालय है, और ये लघु हिमालय है नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या है, महान हिमालय है। महान क्यों, कहीं से भी ये टूटा नहीं है, और इसकी चोटियां सबसे अधिक ऊंचाई पे प्राप्त होती हैं। तो ये जो श्रेणी दिख रहा है ना, यही है पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, और इस पीर पंजाल श्रेणी और महान हिमालय के मध्य में एक घाटी प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक घाटी प्राप्त होता है। देखिए ऐसे ये घाटी प्राप्त होता है। घाटी का मतलब जानते हैं ना, जहां पर्वत का शिखर ऊपर ऊंचा होगा उसके नीचे घाटी मिलेगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ एक विस्तृत घाटी प्राप्त होती है, जो कि कश्मीर वैली या कश्मीर घाटी कहलाती है। और यहाँ पर नदियों के द्वारा निक्षेप किया गया है। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ और बातों को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ऐसे क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि करेवा एक मृदा है, करेवा एक सॉइल का मतलब कि रूप है, प्रकार है, वो इसी द्रोणी में, इसी घाटी में, ठीक है, नदियों के द्वारा निक्षेपित किया गया है। तो इसे ही कहते हैं करेवा मृदा, करेवा मिट्टी, ये यही प्राप्त होता है करेवा मिट्टी। ठीक है, झीलीय निक्षेप है, एक झील नुमा संरचना में निक्षेपित होता है। ये काफी उपजाऊ मिट्टी है, और यहाँ पर इसी करेवा मिट्टी के अंदर क्या होता है, केसर का खेती होता है। क्या होता है, केसर का खेती होता है। तो केसर करेवा मिट्टी का एक महत्वपूर्ण फसल है, केसर। ठीक है, केसर का यहाँ पर क्या होता है, खेती होता है, यहाँ पर केसर उपजाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इतना डिटेल में हमको इस चीज को देखना है। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर से आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यमुना की दी गई प्रमुख सहायक नदियों में पश्चिम से पूर्व की ओर आपको सहायक नदियों का जो क्रम है उसको यहाँ पे सजाना है। ठीक है, सबसे पश्चिम से सबसे पूर्व की ओर आपको बढ़ना है आगे। ठीक है, तो आपके क्या दिए हुए हैं, आपका प्रश्न क्या है, बेतवा, ठीक है, फिर केन, फिर सिंध, फिर चंबल। ठीक, कौन सी यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, ठीक है, उनके क्रम को आपको बताना है। ठीक ना, तो चंबल नदी पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना करके डाला है। ठीक है, एक डिटेल वीडियो हमने बनाया है,
और उस पे सभी चीजों को हमने दिखाया है। ठीक, अगर आप चाहेंगे तो उस वीडियो को अगर देखेंगे तो चंबल नदी से संबंधित सारे सवाल वहां से आपके कवर हो जाएंगे। तो जरूर देखिएगा आकर के, प्लेलिस्ट में आप जाकर के। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पश्चिम में अगर हम देखें तो चंबल नदी सबसे पश्चिम में प्रवाहित होने वाला एक नदी है। उसके बाद फिर क्या है, सिंध, ठीक है, सिंध नदी है। उसके बाद फिर क्या है, केन है, और फिर है बेतवा, ठीक है, जो मिलते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए। ठीक, तो इस तरीके से देखेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, बस एक क्रम है नदी का, जो जिसने देखा है अच्छे से उसको बन जाएगा तुरंत। राइट, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से असुमेलित है। असुमेलित है, क्या करना है, देश का इधर क्रम दिया है और इधर कौन सा खनिज प्राप्त होता है कहां पर, तो इसको आपको इसमें देखना है। तो देखिए ये सवाल फैक्चुअल नेचर का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसी भी देश के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र किसी एक खनिज के लिए विख्यात रहते हैं उनको दिखाना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लौह खनिज के बारे में बात हो रहा है कि जहां पे लौह खनिज प्राप्त होता है। जैसे कजाकिस्तान का कारागांडा क्षेत्र, ठीक है, तो कारागांडा क्षेत्र कजाकिस्तान में बिल्कुल है और ये सही है। यहाँ पर कोयला भी मिलता है, ठीक है, कारागांडा क्षेत्र में कोयला भी मिलता है और लोहा का भी क्षेत्र है, तो प्रसिद्ध है ये, तो ये तो बिल्कुल सही जवाब है। फिर यूक्रेन में क्रिवोई रॉग में देखिए लोहा बहुत ही हाई क्वालिटी का प्राप्त होता है और बहुत बड़ा खान है क्रिवोई रॉग। तो ये भी सवाल आपका, ये भी मतलब कि जो दिया हुआ है आपका है विकल्प बिल्कुल सही है। और फिर है फ्रांस में पायरेनीज, तो आपको पता होगा कि जो आइबेरियन पेनिसुला है, ठीक है, प्रायद्वीप है, आइबेरियन प्रायद्वीप है, ठीक है, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इस तरीके से इस प्रायद्वीप पर क्या है, इधर पुर्तगाल है, ठीक है, और इधर पूरा स्पेन है, ठीक है, बसा हुआ है, और ये बाउंड्री है यहाँ पर ऐसे, और इधर पूरा क्या है, जो देश है वो कौन सा देश है, फ्रांस है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में यहाँ पर पेरिनीज पर्वत प्राप्त होता है। तो इस पेरिनीज पर्वत के में ही जो फ्रांस में स्थित है वहां पर लोहा का खनन किया जाता है। तो ये आयरन माइनिंग के लिए बहुत मशहूर है, तो ये भी सही है। लेकिन जर्मनी के पास आपको दे दिया है नॉर्मैंडी, तो ये सही जवाब नहीं है, क्योंकि नॉर्मैंडी जो है ये है ही नहीं जर्मनी में, ये है फ्रांस में, ठीक है, एक प्लेन टाइप का एरिया है, नॉर्मैंडी प्लेन भी इसको कहते हैं, ये फ्रांस का एक क्षेत्र है, ठीक है, इस तरह से इस एरिया में प्राप्त होता है। तो ये सी जो है वो गलत है, जर्मनी में बिल्कुल स्थित नहीं है ये, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, कभी भी ये सवाल आएगा अपने आप में लाजवाब सवाल होगा। राइट, ओके फ्रेंड, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश खट्टे और रसीले फलों के लिए विख्यात है? तो आपके विकल्प क्या है, खट्टे और रसीले फल के लिए विख्यात है, उस प्रदेश को चुनना है। तो आपके विकल्प क्या दिए हैं, मानसूनी प्रदेश ए, बी नंबर उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश, सी नंबर भूमध्य सागरीय प्रदेश, या डी नंबर भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो देखिए इसका सही जवाब है भूमध्य सागरीय प्रदेश। जो मेडिटेरियन सी होता है उसके किनारे बसे हुए जितने भी देश हैं उन सभी देशों की यह खासियत है, मतलब कि इसके किनारे ही नहीं मतलब और जगह भी प्राप्त होते हैं, लेकिन ये खास जलवायु जो है वो भूमध्य सागर के ही आसपास प्राप्त होता था, इसीलिए इसे भूमध्य सागरीय प्रदेश कहते हैं। इसमें क्या होता है, शीतकाल में वर्षा होता है, ठीक है, शीतकाल में वर्षा होता है, ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु क्या है, कम वर्षा वाली होती है, शुष्क होती है, लेकिन शीतकाल का जो क्षेत्र है वो क्या है, वर्षा युक्त होता है। ठीक, ये क्षेत्र पछुआ प्रदेश के प्रभाव में आ जाता है, ठीक है, शीतकाल में, और यहाँ पर वर्षा होता है। आपको पता होगा ऐसे हम लोग जलवायु प्रदेशों को पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि क्या होता है कि तापमान का प्रभाव पड़ता है जितने भी जो पेटियां हैं के ऊपर, और वो खिले रहते हैं, ठीक है, गर्मी में ऊपर खिसकते हैं, ठंडी में नीचे आ जाते हैं, तो उसी के गांव के ऊपर है, जिससे एक महत्वपूर्ण जो प्रदेश है, महत्वपूर्ण प्रदेश जो है, भौगोलिक रीजन है, प्रदेश है, होते हैं वो शीत में पछुए प्रभाव में आ जाते हैं, ठीक है, और पछुआ के प्रभाव में आने की वजह से क्या होता है, शीतकालीन वर्षा यहाँ बहुत आराम से होता है, क्योंकि पछुआ सब क्या है, लेकिन वर्षा कर दिया।
तो इस क्षेत्र में शीतकालीन होता है, इसमें होते हैं वो कैसे होते हैं, सिट्रस मतलब की तरह खट्टे फलों से युक्त, जो विटामिन सी से युक्त जो वृक्ष हैं, फल के जो बगीचे वो इस एरिया में प्राप्त होते हैं। तो आपको अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन कभी बदल के पूछ दे कि विटामिन सी से युक्त जो कृषि है, बागवानी है, वो किस जलवायु प्रदेश का या किस महत्वपूर्ण प्रदेश का एक क्या है, फसल है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश का। तो आपको इस तरह से इस प्रश्न को सोचना था और देखना था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात दे दिए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर उससे संबंधित देश दे दिए गए हैं। अब उससे क्या है, आपको बताना है कि कौन से देश में ये इस तरह के महत्वपूर्ण आपके चक्रवात प्राप्त होते हैं, जैसे कि बेंगुओ, हरिकेन, टाइफून और विली विलीज। और इधर है ऑस्ट्रेलिया, चीन, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए ऐसे क्या है ना कि आप लोग अक्सर जब किसी किताब को, गाइड को या कहीं भी पढ़ते होंगे तो विली विलीज तो आपको बहुत आराम से पता चल जाता होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये तो आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे। तो इस तरीके से अगर देखें तो डी का 1 होना चाहिए। तो दो ऑप्शन में आप लोग फंसेंगे, ए और बी। आइए आसान सा अगर और खोजना चाहें तो एक हरिकेन जो यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो इस तरीके से हम चले गए। तो हो गया बी का 4। तो देखिए बी का 4 हो गया। तो बी का 4 2 है, ये तो उत्तर हमारा है ही नहीं, ये है ही नहीं। तो जो है उत्तर इन दोनों में देखिए बी का 4 कोई है तो बी में है, तो बस और आगे जाने की कोई जरूरत तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है। ऐसे बेंगुओ का क्या होगा, तो बेंगुओ का होता है फिलीपींस, ये क्या है, फिलीपींस। और फिर यहाँ पे टाइफून किसका है, चीन का। तो जरूरी नहीं है कि इस तरह के सवालों में हम सभी के उत्तर जाने तभी सवाल हमारा सही होगा, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। हम कम से कम दो जान के भी सवालों को सही कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने प्रश्न तो अगर काउंट करेंगे तो कम ही दिख रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न के अंदर कई प्रश्न हैं। ठीक, अगर मैं चाहता तो इसे अलग अलग प्रश्नों में बदल के 4 प्रश्न बना सकता था और इस तरीके से और जितने हम किए उसको कर सकते थे, लेकिन मेरा ध्येय बिल्कुल भी नहीं है ये। मेरा ध्येय है कि आप पढ़ें तो क्वालिटी पूर्ण, गुणवत्तापूर्ण तरीके से पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ें और परीक्षाओं में वो सवाल आपको दिखे, तो दिखना चाहिए, दिखेगा। इसी भरोसे के साथ आप लगे रहिए और इसे फॉलो कीजिए। हम लोग हमेशा कठिन मेहनत करके आपको इस तरह का मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं रुकेंगे। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए इसे। ठीक है, तो ठीक है, फिर से हम मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।